जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। चलिए देखिए बेटा, आपका जो बच्चे मुझे या मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो उसको बड़े अच्छे से याद करें, उसका बड़े अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो मेरे बच्चे मेरी वीडियो को देखते हैं या मुझे देखते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में आ रहे हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाता हूं। बस आपका काम है उसको याद करना, उसको अच्छे से लर्न करना, और मेरा काम है आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देना। तो जिम्मेदारी मैंने ली है, याद करने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। आपको जीएस में कोई फेल करने वाला नहीं है, और अपना प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि कबीरदास जी का दोहा है, कहा है उन्होंने कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। यानी कि हम जब किसी कार्य को कंटिन्यू करते हैं तो वो एक दिन हमारा काम सफल हो जाता है। क्योंकि प्रैक्टिस करने से जो हम प्रैक्टिस करते हैं हमारा सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि डेली हम उसको रिपीट करेंगे, डेली रिपीट करेंगे, तो वो हमारा एक दिन बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगा। हमें उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम प्रैक्टिस करते रहें, और बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। तो जो बच्चे आरपीएफ का पेपर देंगे, आरपीएफ का एग्जाम देंगे, और जो मेरे बच्चे पुलिस के री एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो वो मेरी वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपको जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं अपना उत्तर प्रदेश पुलिस का और आरपीएफ का प्रैक्टिस नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। 2 मैं आपको करा चुका हूं, उसको जो स्टूडेंट नहीं पढ़े उसको बार बार रिपीट करते रहना। उससे बाहर मैं बोलता हूं कि पुलिस में कुछ नहीं आने का, आप बस उसको करते रहिए। तो चलिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि जब मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करता हूं किसी भी डेट में, तो कोई ना कोई डेट आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आती है। तो हम सबसे पहले डेट पर चर्चा करेंगे। आज जो 31 मई है, 31 मई की जो डेट है वो इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन लेकर आती है। यहां से अगर हम देखें 31 मई, तो 31 मई लास्ट डेट है, मई महीने का लास्ट डेट है। और मैंने मई महीने में जो भी डेटें आई हैं सबके बारे में लिखा है। और मई महीना जो होता है वो माउंट एवरेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी पर्वतारोही होते हैं वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए मई महीने को ज्यादा चुनते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर वैसे ही कम रहता है, माइनस में रहता है, इसलिए वो गर्मी के समय को चुनते हैं, मई महीने को चुनते हैं। और मोस्टली पर्वतारोही जितने भी हैं मोस्टली उन्होंने मई महीने में ही माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो आज हम 31 मई देखें तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 मई को, क्योंकि कहा जाता है कि तंबाकू में निकोटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। निकोटिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि बड़ा हानिकारक होता है। इससे हृदय संबंधी रोग हो सकता है, इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं, लंग्स अफेक्टेड होते हैं, और इसी से कैंसर भी होता है, कैंसर नामक रोग भी होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, तो वो है निकोटिन। तो निकोटिन संबंधी डिजीज आपको आती है, हृदय संबंधी रोग हो जाता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं, और कैंसर भी हो जाता है। इसलिए तंबाकू के लिए जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है कि तंबाकू जो कि टोबैको है बहुत ही हानिकारक होता है बॉडी के लिए, इसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे विभिन्न बीमारियां हो सकती है। और यहीं पर ध्यान रखना कि भारत में केंद्रीय तंबाकू
अनुसंधान संस्थान भी आपको क्वेश्चन पूछता है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो भारत में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपका राजमुंदरी में है, राजमुंदरी, और राजमुंदरी पड़ता है आंध्र प्रदेश में। राजमुंदरी कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इस तरह से हमने 31 मई के बारे में जानकारी यहां पर प्राप्त कर ली। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पर, मेन प्रैक्टिस सेट पर। तो यहां पर पहला ही क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक तरह से आप छाप लेना, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आता है। तो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इसको नोट करेंगे। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो गैस निकलती है इसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है, इंपॉर्टेंट कर लेना। तो ये प्रक्रिया बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे भोजन बनाते हैं। पौधे अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, फूड्स बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहां ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण जो शब्द है, शब्द प्रकाश संश्लेषण शब्द जो दिया था, वो प्रकाश संश्लेषण शब्द जो दिया था वो वैज्ञानिक चार्ल्स रीड ने दिया था। चार्ल्स रीड बर्न्स ने दिया था, प्रकाश संश्लेषण शब्द दिया था। और ध्यान रखना बेटा, इस प्रकाश संश्लेषण की जो खोज की थी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की जो खोज की थी, वो 1779 में वैज्ञानिक इंगेन हॉज ने की थी। वैज्ञानिक इंगेन हॉज ने की थी प्रकाश संश्लेषण क्रिया की खोज 1779 में इंगेन हॉज ने की थी। तो इन्होंने ही बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इन्होंने इसकी एक रिएक्शन दी थी, इसकी एक अभिक्रिया दी थी प्रकाश संश्लेषण की, कि 6 CO2 प्लस 12 H2O। यहां पर मिट्टी की आवश्यकता है, मिट्टी की, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, मिट्टी की उपस्थिति में ये अभिक्रिया दी थी 6 CO2 प्लस 12 H2O, और यहीं पर पदार्थ बनता है C6H12O6 प्लस 6 CO2 प्लस 6 O2, क्योंकि इसमें O2 नामक गैस निकलती है। तो इसकी अभिक्रिया भी पूछ लेता है प्रकाश संश्लेषण की, कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, उसके लिए मृदा यानी कि मिट्टी का होना आवश्यक है, उसके लिए सूर्य के प्रकाश का होना आवश्यक है, और पर्णहरिम की उपस्थिति यानी कि क्लोरोफिल की भी उपस्थिति बहुत जरूरी है। इस अभिक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्योंकि यहां पर अगर हम देखें, इस अभिक्रिया में हम देखें, जो पेड़ पौधों का जो मुख्य भोजन होता है वो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों का मुख्य भोजन होती है। क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया में उसको ऑब्जर्व करते हैं और O2 का उत्सर्जन करते हैं। तो CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को उत्सर्जित करते हैं, O2 को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर हम और देखें क्वेश्चन को, नाइट्रस डाइऑक्साइड NO2, तो NO2 भी एक प्रदूषित गैस है, NO2 जो कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। ध्यान रख लेना, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है NO2 गैस। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है जिसको CO2 कहते हैं, ध्यान रख लेना, और वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा 0.03% या 0.04% के आसपास है, क्योंकि यह एक भारी गैस होती है, ध्यान रखना। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस
तो CO2 गैस सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस होती है, और ग्रीन हाउस गैस उसको बोलते हैं जो वायुमंडल को या पृथ्वी को गर्म करने के लिए जिम्मेदार होती है, या ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो गैस होती है वो CO2 गैस होती है, और इसी को सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें ही वायुमंडल का तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। यहीं पर हम बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है 20% या 21% वायुमंडल में होती है, यानी कि वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी बड़ी गैस है CO2, दूसरी बड़ी गैस है O2 गैस, क्योंकि O2 गैस को जीवनदायिनी गैस भी बोलते हैं। जीवनदायिनी गैस यानी कि प्राण गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही सभी प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु जीवित हैं, और मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ही उपयोगी है। और हमें ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो हमें पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना होगा, क्योंकि पेड़ पौधे ही O2 गैस को देते हैं। और मेरा एक ही क्वेश्चन है, एक ही जवाब है सभी को कि भैया जो स्टूडेंट जागरूक हैं वो पेड़ पौधे अपने जरूर लगाए, पेड़ पौधों को जरूर लगाते रहे, अपने खेतों के चारों ओर पेड़ पौधों को लगाते रहे, क्योंकि पेड़ पौधे ही O2 को देते हैं, और O2 ही मानव जीवन का, जीव जंतुओं का जीवन आधार होता है। बिना ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं है। और यहां पर हम बात करें नाइट्रोजन गैस N2 की, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है 0.08%, यानी कि वायुमंडल की सबसे बड़ी जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा 78.08% होती है। और नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों के लिए, सभी प्रकार की फसलों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि इसी के द्वारा पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, फसलों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। तो क्वेश्चन आपको आता रहता है। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट बिल्कुल याद करते रहे। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के भूगोल से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर ये है गोंडवाना लैंड का उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, क्योंकि ध्यान रखना उत्तर पूर्वी भूभाग जो है भारत का, वो गोंडवाना लैंड से बना है, गोंडवाना लैंड उत्तर पूर्वी भाग। और इसी गोंडवाना लैंड से उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ है, उत्तर प्रदेश की भूमि का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी भाग है, और इसी उत्तर पूर्वी भाग जो है ये गोंडवाना लैंड से बना। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपको गोंडवाना लैंड के बारे में बता दूं, थोड़ा सा समझा के। ध्यान रखना है, अगर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पहले पृथ्वी एक जुड़ी हुई अवस्था में थी, जिस जुड़ी हुई अवस्था में थी पृथ्वी, तो उस पृथ्वी को पेंजिया नाम दिया। उस पृथ्वी को क्या नाम दिया था? इस पूरी पृथ्वी को नाम जो दिया था वो पेंजिया नाम दिया था, पेंजिया। उस समय पूरी पृथ्वी जब जुड़ी हुई अवस्था में थी तो वैज्ञानिकों ने इसको पेंजिया नाम दिया था, और बताया जाता है कि इसके चारों ओर एक सागर था, एक सागर जो कि जलीय भाग था पूरा, इसको पैंथालासा सागर कहा गया था, पैंथालासा सागर। बेटा यहां पर समझने की बात है स्टूडेंट, एक बार ध्यान रखना, जब पृथ्वी पूरी जुड़ी हुई अवस्था में थी पृथ्वी, तो उसको पेंजिया नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? पेंजिया। और इसी पेंजिया के चारों ओर एक सागर था जिसको पैंथालासा सागर कहते हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल में यहां पर बता रहा हूं। इसी पैंथालासा सागर से पृथ्वी पर 5 महासागरों का निर्माण हुआ है, 5 महासागरों का निर्माण हुआ है। अभी करंट में क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी पर इस समय वर्तमान समय में कितने महासागर है, तो महासागरों की संख्या 5 है। इन्हीं महासागरों का निर्माण पैंथालासा सागर से हुआ है, और यही 5 महासागर वर्तमान में समुद्र का निर्माण करते हैं, समुद्र। तो क्वेश्चन है कि समुद्र से कितने महासागर बने हैं? 5, और इन 5 महासागरों का निर्माण हुआ था पैंथालासा सागर से। अब यहीं पर मैं बात बताता हूं कि इस पेंजिया भाग का 2 भागों में डिवीजन हुआ था। सबसे पहले जो डिवीजन हुआ था इसका अंगारा
यानी कि इसी पृथ्वी का दो भागों में सबसे पहले विभाजन हुआ था, तो गोंडवाना लैंड और दूसरा भाग दक्षिणी भाग कहलाया था इसका अंगारा लैंड। तो ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन पृथ्वी जब जुड़ी हुई थी उसको पेंजिया कहा गया था, बाद में उसका दो भागों में विभाजन हुआ, यानी कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। उत्तर का जो क्षेत्र था वो गोंडवाना लैंड कहलाया और जो दक्षिण का क्षेत्र था वो अंगारा लैंड कहलाया। बाद में फिर यही गोंडवाना लैंड बाद में चार भागों में डिवाइड हुआ था। इससे 4 महाद्वीपों का निर्माण हुआ था, जिससे 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। इस प्रकार गोंडवाना लैंड से और अंगारा लैंड से कुल मिलाकर 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। इसको हम आगे क्वेश्चन कभी आएगा तो इसको मैं कंप्लीट करूंगा, इतना मैंने समझाया तो आप इसको समझिए। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि जुड़ी हुई पृथ्वी उस समय क्या कहलाती थी? पेंजिया। और पेंजिया के चारों तरफ एक सागर था, उसको पैंथालासा सागर कहते थे। उसी पैंथालासा सागर से 5 महासागरों का निर्माण हुआ और इसी पेंजिया से 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो वर्तमान समय में यदि हम देखेंगे तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। क्वेश्चन आपको आता रहता है। यहीं पर बात करते हैं हम आगे। यूरेशिया मतलब एशिया प्लस यूरोप से जो यूरेशिया मिलता है, यूरेशिया बनता है, उसको यूरेशिया कहते हैं। ध्यान रख लेना। ओयोसिया यानी कि इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। ओसोबिया या ओयोसिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही कहते हैं। यूरेशिया आपका एशिया और यूरोप से मिलकर बना है, इसलिए इसको यूरोशिया बोलते हैं। चलिए यहां पर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम अपना तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% नंबर में लिख लेना, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आता रहता है। अंडमाना और निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे यहां से। क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए आता रहता है, यूपी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा आता है। मैं यहां पे आपको डिटेल में समझाऊंगा। द्वीप समूह यानी कि द्वीप समूह किसे कहते हैं। अभी हम यहां पर देख रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप हैं, तो ये है 572 द्वीप हैं। 572 द्वीप है। तो यहां पर समझने की बात है, द्वीप समूह, देखिए यहां पर एक शब्द लिखा है, द्वीप समूह किसे कहते हैं? द्वीप समूह किसे कहते हैं? यानी कि बहुत से द्वीपों से मिलकर जो ग्रुप बनता है उसको द्वीप समूह कहते हैं। बहुत से द्वीपों से मिलकर जो ग्रुप बनता है उसको द्वीप समूह कहते हैं। यानी कि द्वीप समूह में बहुत सारे द्वीप भी हो सकते हैं। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूछा है तो यहां पर कितने हैं? 572 द्वीप हैं। तो 572 द्वीपों से मिलकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बना है। जैसे लक्षद्वीप क्वेश्चन आता है, जैसे लक्षद्वीप भी क्या है? एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप भी क्या है? एक द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप जो बना है वो 36 द्वीपों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो 36 द्वीपों से मिलकर बना है। तो लक्षद्वीप भी एक द्वीप समूह है, अंडमान एवं निकोबार भी एक द्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? 36। अंडमान एवं निकोबार कितने द्वीपों का समूह है? 572 का। ठीक, यहां पर क्वेश्चन आते हैं आपको बहुत ज्यादा। मैं पूछता हूं तो पूरे भारत में, यानी कि संपूर्ण भारत में द्वीप पूछ लेगा। टोटल द्वीप संपूर्ण भारत में कितने द्वीप हैं? तो ये है संपूर्ण भारत में 1008 द्वीप हैं हमारे पूरे भारत में। क्वेश्चन आपको आ जाता है बेटा, यानी कि बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल और अरब सागर, तो दोनों में मिलाकर जो द्वीप हैं वो 1008 है। तो 1008 है भारत में द्वीप समूह, पूरे द्वीप जो है वो 1008 है। ये आपको यहां पर याद करना है। अभी मैं यहां पर आपको बताऊं, अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछते हैं तो क्वेश्चन आपको वो भी आ जाता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर हम पूछते हैं तो सबसे बड़ा द्वीप समूह जो पूरे विश्व का वो इंडोनेशिया है।
इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, क्योंकि यहां पर 6000 से भी अधिक द्वीप पाए जाते हैं। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है, जिसमें 6000 से भी अधिक द्वीप हैं। यहां पर हम और चर्चा करेंगे कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि द्वीप या आइसलैंड किसे कहते हैं। द्वीप या आइसलैंड किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको आ जाता है। देखिए ध्यान रखना, द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपको आते हैं। और द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपको आता है। अंतरीप किसे कहते हैं, अंतरीप किसे कहते हैं, और यही क्वेश्चन आ जाता है कि महाद्वीप किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो सबसे पहले यहां पर द्वीप की चर्चा की बात की है। मान के चला कि पृथ्वी का ऐसा छोटा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, पृथ्वी का वह छोटे से छोटा भाग या बड़े से बड़ा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा रहता है, द्वीप कहलाता है। यह क्वेश्चन कई बार आपको आया है। पृथ्वी का वह भाग जो तीन ओर से जलीय भाग से घिरा होता है, प्रायद्वीप कहलाता है। और अंतरीप किसे कहते हैं, यानी कि पृथ्वी का वह नुकीला भाग जो जल की तरफ निकला रहता है, पृथ्वी का वह नुकीला भाग जो जल की तरफ निकलता है, अंतरीप कहलाता है। और पृथ्वी का सबसे बड़ा भूभाग जो केवल एक ओर से जलीय भाग से घिरा रहता है, वो महाद्वीप कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार आया है, वीडियो की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आया है। अभी यहां पर हम चर्चा करेंगे ग्रीनलैंड की यदि बात करें तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। पूरे संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड द्वीप है। और अभी हम बात करें, क्वेश्चन और आता है माजुली द्वीप। तो ये दो द्वीप हैं, एक ग्रीनलैंड द्वीप है, एक माजुली द्वीप है। तो क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ग्रीनलैंड द्वीप। क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो होगा माजुली द्वीप। ये आपका असम में है, असम राज्य में है। और इसको ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। किस नदी के द्वारा बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अपना चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट अधिनियम पारित किया गया था। तो ये है आपका 1985 में पारित किया गया था। अब है क्या, इसको हम देखते हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है तो होता क्या है। देखिए जो खेल आयोजन होते हैं, जो हमारे खेल आयोजन होते हैं, उसमें इस संस्था ने, नारकोटिक संस्था ने कुछ मेडिसिन को या कुछ दवाओं को प्रतिबंधित किया है। इन दवाओं को प्रतिबंधित किया है जो एनर्जेटिक होती हैं। तो खिलाड़ी उन दवाओं को ले लेता है जो कि प्रतिबंधित किया है, और उन दवाइयों के माध्यम से वो खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेता है, तो वो अपना प्रदर्शन कुछ अलग ही करता है। तो ऐसी दवाओं को इस एक्ट के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, और ये एक्ट पारित किया गया था आपका 1985 में। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि खेल आयोजन में कुछ खिलाड़ी कुछ एनर्जेटिक मेडिसिन ले लेते हैं जो उसको यूज करके अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन दवाओं को इस संस्था ने प्रतिबंधित किया है अधिनियम 1985 के द्वारा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहां पर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100 नंबर देके चलना इस क्वेश्चन को कि उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पेपर है, तो उत्तर प्रदेश के 6 से 7 क्वेश्चन आपको आते हैं या 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश को बिल्कुल कंप्लीट करके रखें। क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछा है, उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल कब लागू किया गया था, तो ये बात है आपके 1968 की। 1968 में उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी तक 10 बार प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में जो पहली बार लागू हुआ था प्रेसिडेंट रूल
1968 में लागू हुआ था और टोटल कितनी बार लागू हुआ है? 10 बार लागू हो चुका है। अब होता क्या है प्रेसिडेंट रूल, ध्यान रखना, आर्टिकल 356, इसके लिए आर्टिकल 53(6) लाया गया है, इसी में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। होता क्या है इसमें, ये आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है, यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र यानी कि किसी राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम भंग हो गया है, अर्थात उस राज्य में सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार नहीं चल रही होती है, तो जब ऐसा होता है तो आर्टिकल 356 वाई प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा लागू कर दिया जाता है और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यानी कि संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित हो जाती है, इसलिए इसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। और उस राज्य में जो उस समय शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी वो राज्यपाल की होगी, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति का एक छोटा उत्तराधिकारी होता है जो उस राज्य में शासन चलाता है। अब यहां पर बहुत कुछ हमें क्वेश्चन और याद करना है, यानी कि राष्ट्रपति शासन की जो सिफारिश करता है वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल सिफारिश करता है किससे? राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। और ये बताता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, इस राज्य का संवैधानिक तंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विफल हो गया है, इस बात की सूचना राज्यपाल देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इसकी जांच करके आर्टिकल 356 लागू कर देता है और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। एक बात और यहां पर समझने की है बेटा, आर्टिकल 65 के द्वारा भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ध्यान रखना। आर्टिकल 365 के द्वारा भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं, यदि वह राज्य उसका पालन करने में असमर्थ होता है, आर्टिकल 365 भी लागू हो जाएगा और ये होगा केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा देगी। तो राष्ट्रपति शासन क्रम से दूसरे प्रकार का आपातकाल होता है, ध्यान रखना। यहीं पर सबसे पहले भारत में 1951 में पंजाब के पेप्सू क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी कि पंजाब राज्य में सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल लगा था 1951 में। तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, सिफारिश में की जाती है राज्यपाल की। तो ये क्वेश्चन आपको यहां से आता रहता है। चलिए आगे की बात करें, हम छठे क्वेश्चन की बात करें। तो छठे क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखना, यूपी पुलिस का पेपर दें और यूपी पुलिस में एक किताब ना आए तो समझो पेपर। गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, गर्मी में आप लोग पानी से ज्यादा पानी पीते रहिए, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मैं भी पानी पी लेता हूं पढ़ाता। देखिए किताब दे रखी है, ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें एक किताब ना पूछी जाती हो। तो किताब है इन दी आफ्टरनून ऑफ टाइम इन ऑटोबायोग्राफी। ये किसकी किताब है? जो 20वीं सदी के निम्नलिखित भारतीय द्वारा लिखी गई है। तो ये किताब है हरिवंश राय बच्चन की। देखिए हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट किए थे, अब भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हरिवंश राय की एक ना एक किताब जरूर आती है। हरिवंश राय बच्चन जो कि फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता हैं, और ध्यान रखना इनकी ये किताब है, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जैसे मधुशाला भी इनकी एक किताब है। मधुशाला इनकी एक किताब और है, मधुबाला भी है, मधुबाला भी इनकी एक किताब है। अग्निपथ भी इनकी एक किताब है। नवंबर यानी कि अक्टूबर 1984 जो इंदिरा गांधी की मौत के बाद लिखी गई थी, ये भी इनकी एक किताब है। तो इन्होंने कई किताबें लिखी है। सबसे फेमस जो थी इनकी किताब वो मधुशाला थी, उसके बाद मधुबाला, उसके बाद अग्निपथ। तो ये क्वेश्चन इनके हरिवंश राय बच्चन से संबंधित आते रहते हैं। चलिए यहां से आगे की बात हम करें क्वेश्चन की। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
सिंधु घाटी यानी कि सिंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह था? देखिए भाई, सिंधु सभ्यता से एक क्वेश्चन जरूर आता है 100% रूप में, किसी ना किसी परीक्षा में पूछता रहता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थल में से किस पर एक बंदरगाह था? तो बंदरगाह था वो लोथल में था, और लोथल ये आज गुजरात में पड़ता है। किसमें? गुजरात में। तो ये लोथल एक बंदरगाह था, लोथल एक पोर्ट था जो गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। और ये गुजरात राज्य में आज भी बंदरगाह है, जैसे सूरत बंदरगाह है, आज भी सूरत बंदरगाह, और आपका ज्वारीय बंदरगाह यानी कि इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। अब यहां पर मैं और समझाऊं आपको कि कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियां मिली हैं, काले रंग की चूड़ियां मिली हैं यहां से, और ये है कालीबंगा, राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा कहां पड़ता है? राजस्थान में। काले रंग की चूड़ियां यहां से मिली हैं, और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। किसके? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी कि हल्के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आपको आता रहता है। लोथल हमने करा दिया, लोथल में एक बंदरगाह था जो गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है आज। और धोलावीरा में जल प्रबंधन की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, जल निकासी की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। यानी कि अभी तक सिंधु सभ्यता के लगभग 1400 स्थलों की खुदाई की जा चुकी है। 1400 स्थल सिंधु सभ्यता के खोजे जा चुके हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो स्थल खोजा गया था वो था मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो से ही सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, सबसे बड़ा स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदाड़ो से, ध्यान रख लेना। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। सिंधु सभ्यता की जो खोज की गई थी, यहां से मैं थोड़ा सा बता दूं, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में प्रोफेसर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। प्रोफेसर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग। किसके? कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना बेटा, कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। और कार्बन डेटिंग होता क्या है? ध्यान रखना बेटा कि इससे 50,000 साल पुराने जीवाश्मों की आयु का पता लगा लेते हैं। कितने? 50,000 साल पुराने जीवाश्मों की आयु का पता लगा लेते हैं कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। और इसी विधि के द्वारा प्रोफेसर दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की। तो सिंधु सभ्यता की खोज के जनक के रूप में जाना जाता है प्रोफेसर दयाराम साहनी को, और इन्होंने कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया था। यहीं पर ध्यान रखना बेटा, एक यूरेनियम डेटिंग विधि भी आती है, यूरेनियम डेटिंग विधि भी आती है। यूरेनियम डेटिंग विधि, इससे भी जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना इससे 50,000 वर्ष पुराने से भी अधिक, 50,000 वर्ष से भी पुराने से अधिक जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं। किससे? यूरेनियम डेटिंग विधि से, और 50,000 तक कार्बन डेटिंग विधि से। तो ये क्वेश्चन भी यहां से हमारा हो गया है कंप्लीट। आगे, और एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के मकान किससे बने थे? तो सिंधु सभ्यता के लोगों के मकान जो बने थे वो किससे बने थे भाई? पक्की ईंटों से बने थे। किससे? पक्की ईंटों से, ब्रिक से बने थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के मकान पक्की ईंटों से बने थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आपको आता रहता है। आगे हम चर्चा करते हैं अपने 8वें नंबर के क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको भी हम 100% पढ़ेंगे, क्योंकि विजयनगर एक साम्राज्य था जो दक्षिण भारत में शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखना, उसकी स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की संगम राजवंश के द्वारा। ध्यान रखना, संगम राजवंश के द्वारा। और ये जो विजयनगर राज्य है, विजयनगर साम्राज्य था, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ था। और तुंगभद्रा नदी
तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है दक्षिण भारत में, और इसी नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी संगम राजवंश के दो भाइयों के द्वारा, यानी कि हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, दो सगे भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा इन दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तुंगभद्रा नदी के तट पर, और सबसे पहले इन्होंने संगम राजवंश की स्थापना की थी। मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम संगम राजवंश के संस्थापक थे, और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य पर कुल मिलाकर 4 वंशों ने शासन किया था। किसने? 4 वंशों ने शासन किया था इस विजयनगर साम्राज्य पर। सबसे पहला शासन करने वाला था संगम वंश सबसे पहला शासन करने वाला था। दूसरा था तुलुब वंश विजयनगर साम्राज्य पर दूसरा वंश था शासन करने वाला। फिर था सालुब वंश और लास्ट में आया था चौथा अराबिडु वंश। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य पर कुल मिलाकर 4 राजवंशों ने शासन किया था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको आता है। संगम वंश का संस्थापक मैंने अभी बताया था हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम थे। तुलुब वंश का संस्थापक की अगर हम बात करें तो वीर नरसिंह था। वीर नरसिंह तुलुब वंश का संस्थापक था। सालू वंश की बात करें तो वीर नरसिम्हा सालू वंश का संस्थापक था, और अराबिडु वंश का संस्थापक यहां पर अराबिडु वंश की अगर बात करें तो यहां भी फाउंडर को देख लेना। फाउंडर मेरे अभी यहां ध्यान नहीं आ रहा है, तो आगे देख लेना आप। संगम वंश की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी। तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। शालू वंश की स्थापना वीर नरसिम्हा ने की थी, और अराबिडु वंश यहां मेरे अभी याद नहीं आ रहा है, उसको आप नोट करके देख लेना। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य पर जो 4 वंशों ने शासन किया था मैंने आपको ये लिखवा दिए हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए क्वेश्चन भी आपको जीके में आ जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा, यानी कि टाटा स्टील कंपनी के संस्थापक सर दोराबजी टाटा को भारतीय ओलंपिक संघ का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और सुरेश कलमाड़ी भी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी कि इस तरह से पहले अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा, और आपके सुरेश कलमाड़ी भी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहां से कंप्लीट हुआ। आगे हम अपने क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। 10वें नंबर के क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। यहां पर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ एयरपोर्ट है तो उनके बारे में क्वेश्चन आपको आता रहता है एयरपोर्ट से संबंधित। तो बमरौली एयरपोर्ट की बात करें तो ये इलाहाबाद में एयरपोर्ट स्थित है, यानी कि प्रयागराज में ये एयरपोर्ट स्थित है। अब ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के कुछ एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो बमरौली एयरपोर्ट, बमरौली नहीं, बाबतपुर एयरपोर्ट। तो बाबतपुर एयरपोर्ट जो है वो हमारा वाराणसी में है। वाराणसी में है। खेरिया की बात करें, खेरिया एयरपोर्ट, तो खेरिया एयरपोर्ट हमारा कानपुर में है। खेरिया एयरपोर्ट। अमौसी एयरपोर्ट की बात करें, अमौसी एयरपोर्ट तो ये आपका लखनऊ में है, लखनऊ। और यहीं पर बात करें आपका इज्जतनगर एयरपोर्ट तो ये हमारा बरेली में है, बरेली। हम बात करें हिंडन एयरपोर्ट की तो ये हमारा गाजियाबाद में है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। और अब तो
वाल्मीकि एयरपोर्ट भी बन गया है, वाल्मीकि एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है वाल्मीकि, जो अयोध्या में अभी निर्मित किया गया। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई थी तो उसमें भी क्वेश्चन आया था। और अमौसी एयरपोर्ट जो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, लखनऊ का एयरपोर्ट है। तो इस तरह से कुछ एयरपोर्ट भी हमारे आते रहते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा यहां पर इस तरह से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें अपने 11वें नंबर के क्वेश्चन की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि ये क्वेश्चन देखिए आता ही रहता है। 3 क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा जो परीक्षाओं में आते रहते हैं, साहित्य से संबंधित है। साहित्य से संबंधित 32वें व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अगर हम इसमें बात करें ये 32वें व्यास सम्मान की, तो ये सम्मान दिया गया था 2021 के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को, 32वें व्यास सम्मान। तो अभी क्वेश्चन ये आपका इस तरह से आता रहता है, ध्यान रखना ये साहित्य से संबंधित पुरस्कार है, साहित्य से संबंधित पुरस्कार है। और भारत में साहित्य से संबंधित पुरस्कार 3 बड़े पुरस्कार हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जैसे आपका सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, और जैसे है आपका व्यास सम्मान। तो 3 पुरस्कार हैं ये साहित्य से संबंधित। ये साहित्य के क्षेत्र का भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इन दोनों पुरस्कारों की स्थापना 1992 में की गई थी। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि भारत के साहित्यिक क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, और दूसरा कौन सा है? सरस्वती, और तीसरे नंबर का कौन सा है? व्यास सम्मान। तो इसकी स्थापना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी, और इन दोनों पुरस्कारों की स्थापना 1992 में की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार में देखें तो यहां पर 11 लाख की धनराशि दी जाती है, और सरस्वती सम्मान में देखें तो 15 लाख की धनराशि दी जाती है, और व्यास सम्मान में देखें तो 4 लाख की धनराशि दी जाती है। तो ये इस तरह के बड़े साहित्यिक सम्मान है हमारे, जो बहुत ज्यादा आते रहते हैं। इसी में हम अगर आगे देखेंगे, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए यदि हम देखें तो यहां पर अभी 2024 में 33वां व्यास सम्मान दिया गया है, जो दिया गया है पुष्पा भारती के लिए। पुष्पा भारती के लिए हिंदी क्षेत्र का 33वां व्यास सम्मान ये अभी दिया गया है 2024 में। 2023 के लिए पुष्पा भारती को दिया गया है हिंदी से संबंधित साहित्य के लिए 33वां व्यास सम्मान। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आते हैं, इसको पढ़ लेना। मैंने आपको बता दिया है कि क्रम से सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान भारत का ज्ञानपीठ है, दूसरा आपका सरस्वती है, तीसरा आपका व्यास है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यहाँ पर साहित्यिक, भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी पीते रहिए, मैं भी पानी पी रहा हूं, बड़ा गला सूख जाता है, पसीने से बिल्कुल लथपथ है। तो यहां से बात करें तो साहित्य ये आपका क्लासिकल डांस से संबंधित क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई? तो कुचिपुड़ी का साहित्यिक ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य से उत्पत्ति हुई है कुचिपुड़ी नृत्य की। ध्यान रखना ये शास्त्रीय नृत्य है। जैसे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य देखिए तो कथक है, कथक या कथक बोलते हैं, कथक जो उत्तर भारत का, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का। केरल के आपके 2 नृत्य हैं, केरल के मैंने आपको बता रखे हैं, कथकली और आपका मोहिनी अट्टम, ये आपका केरल के। आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बता दिया है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का साहित्यिक ये शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और असम की हम बात करें, असम का, तो असम का सत्रिया है, सत्रिय नृत्य है। और ये इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। तो जो शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे भारत में, जो शास्त्रीय नृत्य है जिनको क्लासिकल डांस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? क्लासिकल डांस भी बोलते हैं। इनकी संख्या है आपकी 8, और इनसे एक क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में 100% ही आता रहता है। शास्त्रीय नृत्य आप याद कर लेना, मैं यहां पर एक बार रिपीट करा रहा हूं आपको। जैसे उत्तर प्रदेश का भी मैंने बताया था कि कथक है,
केरल का मैंने आपको बताया कि दो नृत्य हैं केरल के, कथकली है, कथकली, और मोहिनी अट्टम भी आपको आता है, मोहिनी अट्टम। तो ये मोहिनी अट्टम और कथकली केरल के। असम का देखें तो सत्रिया है, सत्रिया, असम का सत्रिया है। आंध्र प्रदेश का देखें तो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु का देखेंगे तो तमिलनाडु का भी पूछता रहता है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। और ओडिशा का देखें, ओडिशा का तो ओडिशा का उसी के नाम पर है, ओडिसी के नाम पर। और ऐसे ही हम मणिपुर का देखें, मणिपुर का तो मणिपुर का भी मणिपुरी है, मणिपुरी। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं जो भारत की संस्कृति से संबंधित हैं, जो भारत की प्राचीन सभ्यता, भारत की प्राचीन संस्कृति को दर्शाते हैं। इन नृत्यों में वो संस्कृति देखने को मिलती है। चलिए आगे, तो नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन हमारा आता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 13वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये देहरादून में की गई है। कहाँ पर? देहरादून में, ध्यान रख लेना। तो ये एक इसरो का ही पार्ट है, इसरो का पार्ट है ये, इसरो के द्वारा स्थापित की गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के। तो ये देहरादून में हम बात करें देहरादून में, तो देहरादून में आईएमए का मुख्यालय भी है। किसका? आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। और यहीं पर आपका FRI भी है, FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान। तो वन अनुसंधान संस्थान भी हमारा कहां पर है? देहरादून में है। ये क्वेश्चन आपके दोनों के दोनों आते रहते। कोची एक प्राचीन बंदरगाह है, कोची केरला में एक प्राचीन बंदरगाह है, बहुत प्राचीन बंदरगाह है। शिमला की बात करें तो यहाँ पर धर्मशाला, यानी कि भारत में दलाई लामा का सरकारी निवास स्थान है, धर्मशाला। खड़गवासला की बात करें, खड़गवासला बेटा, तो खड़गवासला को मैं रिपीट कराता रहता हूं कई बार। खड़गवासला महाराष्ट्र में आता है, पुणे जिले के नजदीक, और यहीं पर है एनडीए का मुख्यालय। किसका? एनडीए का, राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, एनडीए जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा आता है। तो एनडीए का हेडक्वार्टर आपका खड़गवासला में है। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते रहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं इसी क्रम में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस एक बार पढ़ते रहिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए और एग्जाम को निकालते रहिए। आगे क्वेश्चन है आपका, मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन भी आपको आता ही रहता है। और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां मैंने आपको पीछे बताई थी। कितनी शैलियां हैं? 3 शैलियां मंदिर निर्माण की, यानी कि उत्तर भारत में नागर शैली में मंदिर बना है, मध्य भारत में बेशर शैली में मंदिर बना है, बेशर शैली में, और दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं, द्रविड़ शैली। तो ये क्वेश्चन आपको आता रहता है, मंदिरों से संबंधित एक क्वेश्चन आपको आता रहता है। उत्तर प्रदेश में कई नामचीन मंदिर हैं, जैसे कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर हो चुका है अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा में आपका बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, बहुत मंदिर हैं, और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको आते रहते हैं। भारत माता मंदिर आपका वाराणसी में है। तो मंदिरों को एक तरह से रटना है। और मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां है भारत में प्राचीन काल की? 3 शैलियां, नागर शैली उत्तर भारत के मंदिर, बेसर शैली मध्य भारत के मंदिर, और द्रविड़ शैली आपके दक्षिण भारत के मंदिर बनाए गए हैं। आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15वां नंबर का क्वेश्चन, खाली स्थान दे रखा है, न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये क्वेश्चन भी आपका जीके में 100% रूप से आता रहता है। ध्यान रखना कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका में बनी थी, और उनका नाम है श्री मावो भंडार नाइके। श्री मावो भंडार नाइके 1960 में महिला प्रधानमंत्री बनी थी, और इस प्रकार यह दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कहलाई। उसके बाद अगर हम बात करें 1966 में भारत में प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत में प्रधानमंत्री बनी, जो पूरी दुनिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी। इस तरह से मार्गरेट थैचर
भी महिला प्रधानमंत्री बनी ब्रिटेन में, जो दुनिया की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका देश में बनी थी श्री मावो भंडारनायके। दुनिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री भारत में बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और दुनिया की तीसरी महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर बनी थी, जो ब्रिटेन देश में बनी थी। तो ये क्वेश्चन भी जीके में यहां से पूछता रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन को फिर बढ़ाते हैं हम। 16वें नंबर का क्वेश्चन, तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि क्या होता है ऐसा? तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है, ये क्वेश्चन ऐसा क्या है इसमें बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन लिखिए। भूमि पर कम दबाव बनाया जाता है, भूमि पानी की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है। बिल्कुल सही है, भूमि पानी की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है, क्योंकि पहाड़ जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, महासागर देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। तो ये आपका राइट क्वेश्चन है, भूमि पानी की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। चलिए क्वेश्चन आपका आता रहता है। और ध्यान रखना, हवा जो चलती है, वायु जो चलती है, वो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। चलिए यहां पर ये क्वेश्चन भी आपका आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम अपने 17 नंबर के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? हॉर्नबिल, अबुवाची, बांगला यानी कि बंगाला और सोलंग। तो इनमें से सोलंग त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार लगातार रूप से आ रहा है, हॉर्नबिल त्योहार बहुत ज्यादा आ रहा है हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल आपका त्योहार है, ये आपका हॉर्नबिल त्योहार आपका सबसे ज्यादा आ रहा है इस समय। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हॉर्नबिल आपका असम राज्य का या असोम राज्य का सबसे प्रमुख त्योहार है। असम राज्य का नहीं, सॉरी, नागालैंड का सबसे प्रमुख त्योहार है हॉर्नबिल त्योहार। और सोलंग आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। ध्यान रखना, त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन आपको आते हैं, त्योहारों से संबंधित, फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। त्योहार तो इनको रट के रखिए, बिल्कुल रट के रखिए इन त्योहारों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर समझौते को क्या कहा गया था 1916 में? तो ये ध्यान रखना, लखनऊ में समझौता हुआ था 1916 में लखनऊ में एक समझौता हुआ था, जिसको लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। यहां पर कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसको लखनऊ समझौता भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये समझौता कई रूप से इंपॉर्टेंट है। लखनऊ समझौता, इसमें नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए थे। ये नरम दल और गरम दल कहां पर मिल गए थे? लखनऊ समझौते में 1916 में। और ये अलग कहां हुए थे? 1907 में सूरत में अलग हुए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस में विभाजन जो हुआ था सबसे पहले, वो सूरत में हुआ था 1907 में, और यही विभाजन 1916 में रद्द हुआ था लखनऊ में। तो इसलिए इसको लखनऊ समझौता भी बोलते हैं। और इसमें गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए थे, यानी कि कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था वो आपस में लोग मिल गए थे, बुजुर्ग लोग और युवा लोग आपस में यहाँ पर मिल गए थे। और ध्यान रखना, इसी समझौते में पहली बार गांधी जी भाग लेते हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए और 1916 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया, पहले ही अधिवेशन में भाग लिया। ध्यान रखना, तो गांधी जी सबसे पहले कौन से अधिवेशन में शामिल हुए थे? लखनऊ अधिवेशन में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको आता है। पूना समझौता 1932 में हुआ था। ये हुआ था गांधी जी के बीच, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। अंबेडकर जी के बीच हुआ था 1932 में। लखनऊ समझौता हुआ था आपका 1916 में। कानपुर समझौता हुआ था आपका 1925 में। और लाहौर अधिवेशन समझौता हुआ था 1929 में। ध्यान रखना, 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था,
सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। और सबसे पहले कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी, एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी और सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। और ध्यान रखना, लाहौर अधिवेशन में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था, पहली बार तिरंगा फहराया था लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर। और इस झंडा फहराने को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ज्यादा आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? इंपॉर्टेंट करिए, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो ये क्वेश्चन है आपका सितार वादक का 1998 में प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पंडित रविशंकर को अंतरराष्ट्रीय टैगोर पुरस्कार भी दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय टैगोर पुरस्कार भी दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय टैगोर पुरस्कार भी दिया गया है पंडित रविशंकर को, जो कि सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। और इसी सितार का जो आविष्कार किया था वो अमीर खुसरो ने किया था। किसने? अमीर खुसरो ने किया था सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं हम। 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है? देखिए ध्यान रखना, एक पुरस्कार तो जरूरी आते हैं ये आपके, अगर आप यूपी पुलिस की परीक्षा दें तो एक पुरस्कार जरूर ही आता है। तो यहां पर किशोर पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार। तो यहां मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लक्ष्मीबाई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ये लक्ष्मीबाई पुरस्कार आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। बाकी आपका किशोर पुरस्कार भी मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा, कालिदास सम्मान, लता मंगेशकर भी, ये आपके पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। लक्ष्मीबाई पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। इस तरह से बेटा हमने अपने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। मैं बोलता हूं कि 38 क्वेश्चन आपके बहुत लंबे हो जाएंगे, तो इसलिए हम केवल 20-20 क्वेश्चन का लेकर एक प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। इसको आपको करना है और बड़े अच्छे से करना है। कोई भी क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, आरपीएफ की परीक्षा को दोगे, आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपका क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा। तो ये आप पढ़ते ही रहना है अच्छे से। तो इस तरह से हमने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए और इसको पढ़िए। बेटा गर्मी बहुत भी पड़ रही है, आप भी पानी वगैरह पीते रहिए। मैं आपको देखिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो को क्लासों में नहीं कराया जाएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश के स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से करते रहिए, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप सब पढ़कर आगे बढ़े। चलिए तो मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। तब तक मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।